हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वैक्यूम और फ्री स्पेस ये दोनों एक दूसरे के लिए ऑल्टरनेट वर्ड्स की तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग वैक्यूम या फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर या उनका प्रोपगेशन या किस तरीके से वो प्रोपगेट करती हैं, ये सब पूरा स्टडीज में देखेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे समझेंगे, बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है ये आपका। तो मैक्सवेल इक्वेशन इन जनरल जो आपकी होती हैं वो आप अच्छे से जानते हैं कि 4 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपका गोस लॉ है। ये है आपका डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलम नोट। यहाँ पर रो आपका जो है ये आपकी चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलम नोट जो है ये आपका परमिटिविटी है। ठीक है, दिस इज योर परमिटिविटी। नाउ ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो ये डेल्टा है ये आपका ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को आप लोग अच्छे से पहचानते होंगे कि ऑपरेटर डेल्टा इज डिफाइंड एज डेल बाय डेल एक्स आई कैप, या अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ ले रहे हैं तो इसको समटाइम्स हम एक्स कैप भी लिख देते हैं, प्लस डेल बाय डेल वाई वाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड जेड कैप। अब ये जो आपका एक्स कैप वाई कैप जेड कैप है ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं और ये आपके डायरेक्शंस को बता रहे हैं। ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 1 है। दिस इज योर डेल्टा ऑपरेटर। नाउ जो सेकेंड इक्वेशन है आपकी, सेकेंड इक्वेशन इज योर डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का कोई एज सच नाम नहीं है, लेकिन फिर भी इसको गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपका ये बताता है कि मोनोपोल आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। तो इन केस अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ये कौन सी इक्वेशन आपको बताती है, तो ये आपको लिखना है कि डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 टेल्स अस दैट मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद थर्ड इक्वेशन, इससे भी आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं। थर्ड इक्वेशन इज योर डेल क्रॉस ई यानी कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, यानी कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंड्यूस हो जाता है अगर आप सडनली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना स्टार्ट कर दे तो। अब ये जो B है इसी को H की टर्म्स में आप लिख सकते हैं, और B और H में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका B इज इक्वल्स टू म्यू इंटू H। ये हमने इस तरफ यहाँ पे शो किया हुआ है। इसको जहां जहां जब जब हमें जरूरत पड़ेगी हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। म्यू क्या है आपका? म्यू है आपका परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी। अब जब जब हमें इसको परमिएबिलिटी, जब जब हमें इसको फ्री स्पेस के लिए लिखना होगा तो हम म्यू नोट लिख देंगे, या वैक्यूम के लिए लिखना होगा तो म्यू नोट लिख देंगे, और किसी पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर हमको इसे शो करना होगा तो हम इस तरीके से म्यू लिखेंगे, इसमें नोट यहाँ पे सिंबल इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन जो है आपकी वो है डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नोट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलम नॉट डेल ई बाय डेल टी। ये आपका मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है। आप जानते हैं इसको किसने मॉडिफाई किया था? मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था। और इस इक्वेशन से आपको पता चलता है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करते हैं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें ये चारों इक्वेशंस मिलकर के आपको सिर्फ 2 ही बातें बता रही हैं। एक तो ये बता रही हैं कि किसी पॉइंट से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से जनरेट हो रही हैं, या किस तरीके से वो उस पॉइंट पे अंदर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, या तो बता रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां आप ऑब्जर्व कर रहे हो वहां पे अंदर की तरफ किस तरीके से आ रही हैं, या वो बाहर इस पॉइंट से बाहर की तरफ किस तरीके से जा रही हैं। अब ये वाली चीज जो बता रही है ये आपको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बता रहा है, यानी कि डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलम नोट, ये आपको बता रहा है
किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से उनका आना हो रहा है और किस तरीके से यहाँ से उनका जाना हो रहा है, यानी कि बेसिकली उनका फैलाव किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, लाइक हाउ दे आर ओरिजिनेटिंग और हाउ दे आर एंडिंग। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी इसने यही चीज आपको बताई है, डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। ये आपको ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इस तरीके से ऐसे ओरिजिनेट नहीं हो रही है, या वहाँ पे वो इस तरीके से किसी पॉइंट पे एंड नहीं हो रही है, और इसी से ये साबित हो जाता है कि आपका मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जो आपका डेल क्रॉस ई है ये आपका कर्ल बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी किस तरीके से किसी पॉइंट के अराउंड आपका ये स्वर्ल हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये आपका डेल क्रॉस ई बताएगा। सिमिलरली डेल क्रॉस बी भी यही बता रहा है कि किस तरीके से आपका किसी पॉइंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड स्वर्ल हो रहा है। तो ये चारों इक्वेशन थी इन जनरल। आपको इसका मीनिंग मैंने थोड़ा सा समझाया, हालांकि इस टॉपिक के अंदर आपको इस मीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ये चारों इक्वेशन फटाफट से लिख देनी है कि मैक्सवेल इक्वेशंस आर डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट एंड ऑल द 3 1। नाउ अब हम इसको अपनी इस कंडीशन के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। कौन सी कंडीशन? फ्री स्पेस या वैक्यूम के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि फ्री स्पेस या वैक्यूम में हमारे पास चार्ज तो होगा नहीं, जब चार्ज नहीं होगा तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी नहीं होगा, और जब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होगा तो हमारा रो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रो हमारा क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, because rho is equals to q by v, where q is charge and v is volume. Similarly, जब आपके पास चार्ज नहीं है तो आपके पास करंट डेंसिटी भी नहीं है, तो आपकी करंट डेंसिटी भी क्या हो गई? 0 हो गई। अब J की वैल्यू 0 रखनी है, रो की वैल्यू 0 रखनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में रो की वैल्यू 0 रखोगे तो डेल डॉट ई 0 हो जाएगा, और फोर्थ इक्वेशन में आप J की वैल्यू 0 रखोगे तो सिंपली डेल क्रॉस B इज इक्वल्स टू आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो चारों इक्वेशन है ये हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन है, किसके हिसाब से? फ्री स्पेस या वैक्यूम के हिसाब से। तो हम लिख रहे हैं कि द मैक्सवेल इक्वेशंस इन फ्री स्पेस और वैक्यूम becomes del dot E is equals to 0, del dot B is equals to 0, del cross E is equals to minus del B by del T। ये तो हमारा चेंज हुआ नहीं, ये तो ऐसे ही रहा जैसा हमारा थर्ड इक्वेशन पहले था। क्यों? क्योंकि ना इसमें रो आता है ना इसमें J आता है। जो फोर्थ इक्वेशन है वो हमारा बन गया डेल क्रॉस B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, या आप इसको म्यू नॉट को इधर ले आओगे B के नीचे तो B बाय म्यू नॉट क्या हो जाएगा? H। ये मैंने आपको फर्स्ट यहाँ पर बताया था ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशंस आ गई। अब हमारा काम शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको करना क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बतानी है कि फ्री स्पेस में किस तरीके से प्रोपगेट करती हैं। अब वेव्स का अगर हमें बताना है तो हमें जहां से हमारे जिन इक्वेशन से स्वर्लिंग पता चल रही है ना उन्हीं इक्वेशन का हमें उसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। क्यों? क्योंकि वेव इक्वेशन जो होती है आपकी वो कुछ इस तरीके से दिखती है, जो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन होती है। दिस इज योर स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर, यानी कि हमें यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन बनानी है। अब सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो थर्ड इक्वेशन है, अगर हम इसका कर्ल ले लें स्वर्ल इक्वेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये हमारी डबल डेरिवेटिव की बन जाएगी। सो नाउ टेकिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन 3 वी गेट डेल क्रॉस ई, ये आपका डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ये वाला पार्ट माइनस का डेल बी बाय डेल टी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ऑपरेटर है, ये जो कर्ल है आपका, ये किसका निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड का निकलेगा। तो डेल बाय डेल टी को हम ले लेते हैं बाहर, क्योंकि इसको तो जस्ट ऑपरेट करना है, वेरिएशन विद टाइम निकालना है, ये हम बाद में भी कर सकते हैं। तो इसका हो गया आपका डेल क्रॉस बी। अब डेल क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है ये फोर्थ इक्वेशन से पता चल जाएगी, क्योंकि डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट को इधर भेज दो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। अब ये डेल क्रॉस बी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
डेल ई बाय डेल टी। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा डेल क्रॉस ई बन गया, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो हमें इस तरीके से एक्सपेंड करना होता है। तो इसकी एक्सपेंशन होती है आपकी डेल क्रॉस ऑफ डेल क्रॉस ए इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसी हिसाब से अगर हम अपना डेल क्रॉस ई को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, माइनस डेल स्क्वायर ई। अब डेल डॉट ई जो है वो आपका होता है 0। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन से पता चल ही रहा है। ठीक है, तो डेल डॉट ई की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये 0 हो जाएगी। अब बचा सिर्फ माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बाय डेल टी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। अब इस ऑपरेटर को ऑपरेट करा दो तो ये बन गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी, तो ये बन गया आपका माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन आ गई और इसको फाइनली हम इस कुछ इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया आपका, इस माइनस से ये माइनस चला गया, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर। म्यू नॉट हो गया आपका परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी, ई हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ दिस इज द वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो वेव इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन की तरह ही दिखती है, इसे कंपेयर करेंगे हम बाद में, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की और वेव इक्वेशन निकाल लें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव इक्वेशन निकाली तो ये जो थर्ड वाला कर्ल वाला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसी का हमने कर्ल ले लिया था। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है अगर सेकंड ऑर्डर की तो हम क्या करेंगे, फोर्थ वाली जो इक्वेशन है इसका कर्ल ले लेंगे, यहाँ से हमें सेकंड ऑर्डर मिल जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ से भी इक्वेशन बनती है क्या। सो टेकिंग द कर्ल ऑफ दिस फोर्थ इक्वेशन, ये जो आपकी फोर्थ इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन में ये वाली फोर्थ इक्वेशन में डेल क्रॉस बी वाली, अब इस पे आ जाते हैं हम लोग। टेकिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे ये हमारा बन गया डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। अब यहाँ पे क्योंकि आपका जे तो 0 हो गया था तो फर्स्ट वाली टर्म तो एग्जिस्ट कर नहीं रही थी, आपकी सिर्फ सेकंड वाली टर्म एग्जिस्ट कर रही थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सिमिलरली जैसे पहले किया था हमने, ये जो डेल क्रॉस है इसको ई पे ऑपरेट करा देंगे। ई पे ऑपरेट कराएंगे तो ये जो डेल क्रॉस है ये सीधा जाके ऑपरेट कर देगा अपना डी के ये ई के ऊपर यहाँ पर, तो ये हमारा बन गया अपना म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट आ गया डेल बाय डेल टी इंटू डेल क्रॉस ई। ठीक है, अब डेल क्रॉस ई की वैल्यू किससे पुट कर देंगे, थर्ड वाली इक्वेशन से। आप थर्ड वाली मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन से हमें पता है कि डेल क्रॉस ई इक्वल टू किसके होता है, माइनस के डेल बी बाय डेल टी के बराबर, तो वो वैल्यू यहाँ रख दी। और यहाँ से हमें क्या पता चला, डेल क्रॉस बी मतलब ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी, क्योंकि एक्सपेंशन हमने अभी इससे पिछली वाली स्लाइड में किया ही था, ये रहा हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला हमने देखा ही था, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, तो ये हो गया डेल डॉट बी माइनस डेल स्क्वायर बी। अब डेल डॉट बी मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ये होता है आपका 0, तो ये बच गया आपका, ये आपका क्या बच गया, माइनस का डेल स्क्वायर बी, और ये वाला पार्टी आ गया इधर से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी बाय डेल टी स्क्वायर। ये भी आपकी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी बाय डेल टी स्क्वायर। ये आपका हमने लिख दिया यहाँ पे कि दिस इज द वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों की हमें मिल गई वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी मिल गई और मैग्नेटिक फील्ड की भी मिल गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है उससे कंपेयर कर देंगे। उससे कंपेयर करके इन वेव, ये जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है और मैग्नेटिक फील्ड की वेव है, इनकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आपका
standard wave equation is del square psi minus 1 by c square del square psi by del t square equal to 0। जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये वाला जो पार्ट है, कौन से वाला भला, 1 बाय सी स्क्वायर वाला जो पार्ट है, ये इक्वल टू आपका किसके आ रहा है, म्यू नॉट एप्सिलम नॉट के। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसमें c इज द स्पीड ऑफ वेव, अगर हम स्पीड ऑफ वेव को v से डिनोट कर लें तो 1 बाई वी स्क्वायर क्या हो गया आपका, 1 बाई वी स्क्वायर, 1 बाई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलम नॉट, और v इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलम नॉट। अब म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर ऑफ -7 हेनरी पर मीटर, एंड एप्सिलम नॉट जो कि परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 फेराड पर मीटर। अब ये दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, म्यू नॉट और एप्सिलम नॉट के पास में रख देंगे। ठीक है, यहाँ म्यू नॉट के पास रख दिया, यहाँ एप्सिलम नॉट के पास में रख दिया, तो ये क्या आ गया आपका, ये बन गया आपका v इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट, म्यू नॉट की वैल्यू थी 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर ऑफ -7, और सेकंड वाली थी आपकी एप्सिलम नॉट की वैल्यू, एप्सिलम नॉट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर ऑफ -12। ठीक है, और म्यू नॉट एप्सिलम नॉट को अगर मल्टीप्लाई करें तो उनकी जो यूनिट है वो मल्टीप्लाई करके हमें देती है सेकंड पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये सेकंड पर मीटर का स्क्वायर कैसे आया ये मैं इस पूरे डेरिवेशन के बाद आपको एक बारी बता दूंगी। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि म्यू नॉट एप्सिलम नॉट की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सॉरी पेन नहीं चल रहा है, यानी कि म्यू नॉट एप्सिलम नॉट की जब इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो यूनिट मिलेगी वो मिलेगी सेकंड बाय मीटर का स्क्वायर, इस तरीके से। तो वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है, इसका डेरिवेशन इसके बाद समझा देंगे। अब ये जितने भी यहाँ नंबर वाला पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा ये पार्ट, और इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा सीधा 2.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो मीटर चला गया ऊपर और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर कैंसिल, ये मीटर ऊपर आ गया, सेकेंड नीचे रह गया, तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है आपकी स्पीड की। ठीक है, अब ये जो स्पीड निकल के आई है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेव की, ये तो इक्वल टू है स्पीड ऑफ लाइट के, क्योंकि लाइट की स्पीड भी इतनी होती है। देयरफॉर जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसी वेव है, वो लाइट वेव, सॉरी जो आपकी लाइट वेव है वो कैसी वेव है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ठीक है, यहाँ से आपने रिड्यूस कर लिया, और सिर्फ इतना ही डेरिवेशन आपको करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस या वैक्यूम के बारे में बताइए तो आपको यही पूरा डेरिवेशन बताना है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको ईएम वेव्स में इस डेरिवेशन के साथ में एक और क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि ट्रांसवर्स नेचर बताइए, या फिर बताइए कि वो ऑर्थोगोनल सेट होते हैं, तो वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये इतना ही है। अब डेरिवेशन देख लेते हैं इसका। डेरिवेशन आपका कि म्यू नॉट एप्सिलम नॉट इक्वल टू, ये जो यूनिट होती है आपकी ये सेकंड पर मीटर का स्क्वायर होती है, इसका डेरिवेशन ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपके समझने के लिए जिसको समझना हो। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि जो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है वो इक्वल टू किसके होता है, अगर आप दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलम नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप एप्सिलम नॉट निकालने जाएंगे तो एप्सिलम नॉट की यूनिट, सॉरी हम यहाँ पे जो भी हमारे नंबर्स हैं उसको हम ड्रॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एप्सिलम नॉट इक्वल टू क्या आ गया आपका Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो एज इट इज रहा, फोर्स आ गया नीचे, फोर्स आपका आ गया ये, और फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, क्योंकि हमको यूनिट निकालनी है तो ये हमने एम ए यहाँ पे पुट कर दिया। अब Q1 Q2 मतलब दोनों की यूनिट क्या होती है कुलोम्ब कुलोम्ब, तो ये बन गया अपना कुलोम्ब स्क्वायर, ये अपना कुलोम्ब स्क्वायर बन गया। अब R जो है वो आपका डिस्टेंस था दोनों चार्जेस के बीच में, तो R की यूनिट क्या होती है मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर बन गया। मास कितना होता, किस में मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम कर दिया। एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का ये मास, ये सॉरी एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर ऊपर चला गया आपका,
तो ये टोटल मिला के क्या हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट की यूनिट सी स्क्वायर यानी कूलोम्ब का स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर पर मीटर क्यूब और किलोग्राम की पावर -1। ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकल गई। अब हम इसी तरीके से म्यू नॉट की यानी कि परमिएबिलिटी की और यूनिट निकाल लेंगे। एक फॉर्मूला पकड़ लेंगे और उस फॉर्मूले से परमिएबिलिटी की यूनिट निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको हम जरा दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ग्रीन कलर से। B इज योर मैग्नेटिक फील्ड, B इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। I इज करंट एंड DL इज द स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू आपका होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, दूसरा कलर चूज कर लेते हैं इसके लिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू करंट इंटू स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर। अब साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट लेंथ एंड जो जहां पे आप इसको निकाल रहे हैं उसके बीच का, ठीक है। एंड आर स्क्वायर इज द R is the distance between the point and the wire जिसके बीच में आप जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। सबको मालूम ही है, फॉर्मूला 12th में पढ़ा है। सो B इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा बाय R स्क्वायर। अब यहाँ से म्यू नोट आप निकालेंगे तो म्यू नोट क्या आ गया, म्यू नोट इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा पार्टी कहाँ चला जाएगा, B की तरफ चला जाएगा, यानी B R स्क्वायर ऊपर चला गया, ये आ गया B R स्क्वायर। उसके बाद ये IDL आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात इसकी कि B को कैसे निकालोगे आप। अब जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है विच इज F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से B अगर आप निकालना चाहो B की यूनिट, तो B इज इक्वल्स टू हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय Q into V, where Q is your charge and V is your velocity। इसको भी हम लिख देते हैं V is your velocity, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद में आपने B की जगह रख दिया यहाँ पे F by Q into V। अब R स्क्वायर एज इट इज और नीचे IDL एज इट इज। अब देखिएगा यहाँ पे फोर्स क्या होता है आपका MA यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। Q हो गया आपका कूलोम्ब, V हो गया आपका मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा। R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, ये रहा मीटर स्क्वायर। I मतलब कूलोम्ब पर सेकंड, यानी कि क्योंकि I इज इक्वल्स टू Q बाई T होता है तो कूलोम्ब पर सेकंड। DL आपका इज द लेंथ ऑफ द वायर, तो ये आपको मीटर में मेजर करेंगे तो ये आ गया मीटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे इजीली इस मीटर से ये मीटर कट गया, इस सेकंड से ये सेकंड कट गया, 1 मीटर से ये वाला मीटर कट गया। अब क्या बचा, सब काट छांट के ये किलोग्राम बचा आपका, ये किलोग्राम यहाँ आ गया। उसके बाद मीटर, ये वाला 1 मीटर बचा था, ये मीटर इधर आ गया। उसके बाद किलोग्राम स्क्वायर, ये किलोग्राम ये बचा, सॉरी 1 कूलोम्ब ये बचा, 1 कूलोम्ब ये बचा, तो ये हो गया कूलोम्ब की पावर -2, क्योंकि ये कूलोम्ब डिनोमिनेटर में बचा था। तो ये अपना म्यू नोट का यूनिट आ गया, कूलोम्ब मीटर, सॉरी किलोग्राम मीटर पर कूलोम्ब स्क्वायर। अब हमें म्यू नोट एप्सिलॉन नोट निकालना है, तो म्यू नोट हमारा था kg m c की पावर -2, तो यहाँ हमने रख दिया kg m c की पावर -2। अब एप्सिलॉन नोट की यूनिट देख लेते हैं। एप्सिलॉन नोट की यूनिट क्या थी, c स्क्वायर, ये वाली यहाँ पे c स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब पर kg, तो c स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब और पर केजी। अब यहाँ पे आप देखिएगा आपका ये केजी है, ये केजी की पावर -1, ये कट गया, सी की पावर -2, सी की पावर +2 कट गया। उसके बाद क्या बचा है यहाँ पे, मीटर का 1 पावर इसका घट जाएगा क्योंकि यहाँ -3 है, यहाँ पे +1 है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सिर्फ कितना बचा, सब सॉल्व करने के बाद में आपके पास बचा सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर, यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
इक्वल टू फाइनली सिर्फ सेकंड का स्क्वायर बाय मीटर का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा c इज इक्वल्स टू क्या था, 1/√μ0 और μ0 की यूनिट क्या निकली, सेकंड स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। तो इक्वल टू हो गया 1/√ सेकंड का स्क्वायर, मतलब ये सेकंड का स्क्वायर है और स्क्वायर से बाहर निकल के मीटर का स्क्वायर, मतलब ऊपर सिर्फ मीटर रह जाएगा। इसको भी स्क्वायर से, इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देते हैं तो ये बन गया मीटर पर सेकंड, और ये आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपकी वेलोसिटी है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1/√μ0 की जो यूनिट होती है वो स्पीड के बराबर ही आती है, मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमने क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये आपका स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको हमने डायरेक्ट यूज कर लिया था, ठीक है। वो डेरिवेशन उसके लिए जिसको समझना हो, बाकी ये आपका कंप्लीट यहीं तक डेरिवेशन है, इसी स्लाइड तक। सो दिस इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, उसका लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगी। आई होप ये लेक्चर आपको ठीक लगा हो और समझ में आया हो। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट बचता है या कुछ भी इस तरीके से आपका बच जाता है जो आपको समझना बाकी रह जाता है या मैं नहीं बता पाई हूँ, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लिख दीजिएगा जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई या कोई प्रॉब्लम है उसमें, ताकि उसको जो है कवर किया जा सके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट एंड डू कॉमेंट। ऑल द बेस्ट, बाय।